फिजिक्स में अक्सर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कितना तेज। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हम ज़्यादातर पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आज मैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा पोजीशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, कांस्टेंट एंड वेरिएबल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो चलिए देखते हैं। Position. It is the location of any object in space. Space यानी कि खाली जगह में जहाँ कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट पाया जाता है, वह लोकेशन उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहलाती है। जैसा कि इस 3 डायमेंशनल स्पेस में देखिए, ये कार, ये ट्री, ये हाउस और बाकी सारे ऑब्जेक्ट अपनी लोकेशन पर हैं। यही लोकेशन इनकी पोजीशन कहलाती है। फिजिक्स में हम ऐसी ही लोकेशंस को ग्राफिकल मेथड में पढ़ते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल स्पेस। लेट अस सपोज कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर खड़ा है, तो इस केस में हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ये ओरिजिन से कितना दूर है। ओरिजिन को अगर हम एक रेफरेंस पॉइंट मान लें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट इजीली फाइंड किया जा सकता है, क्योंकि एक्स और वाई जो डिस्टेंस हैं, इसीलिए इसके हमें 2 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे जो कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पर 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 मीटर होगा तो ये ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स 4,4 होंगे। इसका मतलब जब भी आपसे कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में पूछेगा तो आप बोलेंगे कि जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया या डिस्प्लेसमेंट हमें एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको अच्छे से समझने के लिए इस एग्जाम्पल को देखिए। लेट अस सपोज आपको और आपके फ्रेंड को इस स्कूल बस ने इस इंटरसेक्शन पे ड्रॉप किया और आपका घर है यहाँ पर। आपके फ्रेंड ने चलना शुरू किया और डिसाइड किया कि वह रोड की ओर से जाएगा और फिर घर जाएगा, जैसा कि सब नॉर्मल पर्सन करते हैं, और आप सीधी लाइन में घर की ओर चल दिए। यानी कि आपके फ्रेंड ने 20 मीटर्स रोड पर कवर किया और उसके बाद उसको 7 मीटर घर की ओर चलना पड़ा, यानी कि टोटल 27 मीटर उसने कवर किया। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम पता कर सकते हैं कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि 21.2 मीटर्स। मतलब आपको कम चलना पड़ा और आप दोनों की डिस्टेंस को 2 स्केलर वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो कि 2 अलग अलग डिस्टेंस हैं। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप दोनों के पास सेम डिस्प्लेसमेंट था, क्योंकि ओरिजिन से आपकी पोजीशन एक ही है। ये लॉन्गेस्ट वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, और आप दोनों की पोजीशन को हम x और y कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि होगा 20,7। या हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को भी बता सकते हैं, which will be equal to the shortest distance you traveled. And by calculating the angle of horizontal, we can also find the direction of your motion. अब जानते हैं कि क्या होता है स्पीड। स्पीड एक जनरल टर्म है। हम सभी को पता है कि स्पीड बताती है कि हाउ फास्ट और स्लो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। बट हाउ कैन वी डिफाइन स्पीड? चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस सपोज ये एक स्प्रिंटर है जिसको 400 मीटर कवर करना है और इसने इस पॉइंट से शुरू किया।
मान लेते हैं कि इसने इस पूरे सर्कल को 40 सेकंड में कवर कर लिया, यानी कि इस फास्ट रनर ने 400 मीटर्स को 40 सेकंड में कवर कर लिया। इट मीन्स 400 डिवाइडेड बाय 40 सेकंड विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। बस इसी को हम बोलते हैं स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक बार फिर से देखिए, द चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम और द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन टाइम टेकन ड्यूरिंग द मोशन। यानी कि मोशन करते वक्त जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है उस समय में, उसी को हम बोलते हैं स्पीड। या जो भी पोजीशन में चेंज आएगा एक यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम मतलब सिंगल सेकेंड, 1 सेकेंड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। फिजिक्स में डिस्टेंस को h से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को t से। द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, या फिर इससे छोटी यूनिट हो सकती है सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर बड़ी यूनिट भी हो सकती है लाइक किलोमीटर्स पर आवर। तो ये सारी ही यूनिट स्पीड की हैं। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट मीन्स स्पीड को बताने के लिए हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना होगा, कोई डायरेक्शन को नहीं बताना होगा। Hence we can say it has magnitude only, no any direction. Next point is it can never be zero. इसका मतलब स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। हम जानते हैं स्पीड बना है डिस्टेंस अपॉन टाइम से। इसका मतलब डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएंगे तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे। हो सकती है 10 मीटर, 20 मीटर, बट 0 मीटर कवर नहीं होगी। तो एक्चुअल पाथ जो होगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, उसके बीच कोई डिस्टेंस ज़रूर कवर करेंगे, इसलिए स्पीड भी ज़ीरो नहीं आएगी। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है। साधारण भाषा में कह सकते हैं, बट इन फिजिक्स these both things are different. स्पीड एक स्केलर है, वेलोसिटी एक वेक्टर। चलिए देखते हैं क्या होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड प्लस डायरेक्शन। यानी कि अगर हम स्पीड में डायरेक्शन भी ऐड कर दें तो वह वेलोसिटी कहलाती है। यानी कि चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम इन अ डेफिनेट डायरेक्शन is known as velocity. Velocity का फॉर्मूला होता है displacement upon time, यानी कि velocity इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है in a straight line। और जब भी हम velocity की बात करेंगे तो हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का यूज़ करेंगे। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये 5 बच्चे हाइड एंड सीक खेलते हैं और जो सीकर है वो एक सेंटर में खड़ा है। बाकी के 4 बच्चे अलग अलग डायरेक्शन में छिपने के लिए भागते हैं। लेट अस सपोज ये सभी एक ही स्पीड से भाग रहे हैं, जो कि 5 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि उन सभी की स्पीड सेम है, यानी कि स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, जिसका हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ा। स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए स्पीड सबकी सेम होगी। लेकिन यहाँ पर इन चारों बच्चों की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि वेलोसिटी को बताते वक्त हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का यूज़ करते हैं। बिकॉज इन दिस केस चारों बच्चे जो हैं वो 4 डिफरेंट डायरेक्शन में भागे हैं, तो यानी कि चारों की वेलोसिटी डिफरेंट है। इसका मतलब किसी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करने से उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। चलिए अब नोट्स देखते हैं। चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में एक यूनिट टाइम यानी कि 1 सेकेंड में जो चेंज आता है वह उसकी वेलोसिटी होती है, बट इट शुड बी इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, यानी कि फिक्स डायरेक्शन में होना चाहिए। द
द डिस्प्लेसमेंट डन बाय एनी ऑब्जेक्ट इन टाइम टेकन ड्यूरिंग द मोशन। यानी कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसीलिए वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज जस्ट सेम एज स्पीड की SI यूनिट, यानी कि मीटर पर सेकेंड। जैसे कि स्पीड की SI यूनिट होती है, वही सारी यूनिट वेलोसिटी की भी होती है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ऑल दोज क्वांटिटीज जिसको बताते वक्त हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी बतानी पड़ती हैं, वह सारी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। इसलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वी कैन से दैट इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर दैट इट कैन बी जीरो। वेलोसिटी जीरो हो सकती है, जबकि स्पीड जीरो नहीं हो सकती। चलिए प्रीवियस एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि वेलोसिटी जीरो कब होगी। हमने देखा था कि ये फास्ट रनर इस पॉइंट ए से शुरू करता है और 400 मीटर कंप्लीट करके वापस पॉइंट ए पर आता है, यानी कि इसका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट भी यही है। तो इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि जीरो डिवाइडेड बाय टाइम t विल बी इक्वल टू जीरो, यानी कि वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। यानी कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसने मोशन ही नहीं किया, तो वेलोसिटी कैन बी जीरो। चलिए अब देखते हैं क्या होता है एक्सेलरेशन। इट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि एक सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, वही होता है एक्सेलरेशन। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट अस सपोज आप इस कार में हैं जो कि एक रेस्ट की पोजीशन पे खड़ी है, यानी कि अभी इसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। अभी आपने इसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन देना शुरू किया। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। किसी एनिमल के सामने आने से आपने अपनी गाड़ी का ब्रेक अप्लाई किया और आपकी गाड़ी रुक जाती है। इस फिनोमिना को बोलते हैं डिसेलेरेशन, which means acceleration in the negative direction that allow the car to stop। यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में दिया गया एक्सेलरेशन को हम लोग डिसेलेरेशन बोलते हैं और रिटार्डेशन बोलते हैं। क्योंकि आप एक मॉडरेट स्पीड से चल रहे थे और काफ़ी कम समय में ही आपने ब्रेक अप्लाई किया और 0 स्पीड पर आ गए, तो इस केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन का जो वेक्टर होगा वो लंबा होगा और एक्सेलरेशन की पोजीशन होगी बैकवर्ड। सो व्हाट वी हैव लर्न, द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, यानी कि एक सेकेंड में आया वेलोसिटी में चेंज ही एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन को हम एक स्ट्रेट लाइन में ही अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकेंड, इसलिए इसमें सेकेंड 2 टाइम्स आएगा, इसलिए इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर और हम जानते हैं एक्सेलरेशन इन द नेगेटिव डायरेक्शन इज नोन एज डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। चलिए अब देखते हैं क्या होता है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, लेट अस सपोज इस फास्ट रनर को एक फिक्स डिस्टेंस कवर करना है, जो कि है पॉइंट ए से बी, बी से सी और सी से डी। मान लेते हैं ए से बी की दूरी है 20 मीटर
और B से C की दूरी है 10 मीटर और C से D की दूरी है 30 मीटर और पहले 20 मीटर कवर करने में उसको 10 सेकंड लगते हैं और उसके बाद 10 मीटर कवर करने में उसको 5 सेकंड लगते हैं एंड फाइनली 30 मीटर कवर करने में उसको 15 सेकंड्स लगते हैं। सो इस केस में जो टोटल डिस्टेंस होगी वो होगी 20 + 10 + 30 divided by the time, that is 10 + 5 + 15 second equal to the 30 seconds। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी 60 divided by 30, that is 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस फास्ट रनर की जो स्पीड होगी वो होगी 2 मीटर पर सेकेंड और यही होगी इसकी एवरेज स्पीड। सो हियर वी कैन से दैट एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड divided by the total time to cover that distance, or the ratio of total distance to the total time is known as average speed। अब देखते हैं क्या होता है average velocity। It is equal to the arithmetical mean of initial velocity and final velocity for a given time। Average velocity को निकालने के लिए हम दो velocity का यूज़ करते हैं, उसमें से एक होती है इनिशियल वेलोसिटी और एक होती है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस सपोज पॉइंट A पे इस कार की वेलोसिटी थी 0 और पॉइंट B पर इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ने के बाद पॉइंट C पर इसकी वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड और फाइनली पॉइंट D तक जाने में इसकी वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड तक इंक्रीज कर गई। तो इस केस में हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, दैट इज u + v divided by 2। सो इनिशियल वेलोसिटी वाज 0 + 60 divided by 2, that will be equal to 30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस कार की एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन, यानी कि इस पूरे मोशन में उसकी एवरेज वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड। रिमेंबर, एवरेज वेलोसिटी निकालते वक्त हम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी को ही लेकर चलते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। लेट अस सपोज ये एक कार है जो कि 3 इक्वल डिस्टेंस पे ट्रैवल करने वाली है और ये डिस्टेंस है 3 किलोमीटर्स। यानी कि A से B की दूरी भी है 3 किलोमीटर्स, B से C की दूरी भी 3 किलोमीटर्स और C से D की दूरी भी है 3 किलोमीटर्स। और ये कार A से B जाने में 1 घंटा लेती है। तो बाकी की सारी डिस्टेंस में भी अगर ये 1 आवर ले, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये तीनों डिस्टेंस कवर करेगी, तो इस केस में इसकी स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे और कांस्टेंट स्पीड कहेंगे। इफ़ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। चाहे डायरेक्शन कोई सी भी हो, अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन that will be uniform speed। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को समझने के लिए हम एक प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए A से B तक की 20 किलोमीटर की दूरी ये रनर 10 सेकंड में कवर करता है और B से C तक की 10 मीटर की दूरी भी 10 सेकंड में कवर करता है और C से D तक की 30 मीटर की दूरी भी यह 10 सेकंड में कवर करता है। यहाँ पर इसने 20 मीटर, 10 मीटर और 30 मीटर की डिफरेंट दूरियों को 10 सेकंड में कवर किया। इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट स्पीड विल बी नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। गॉट इट? क्या होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
लेट अस सपोज ये कार A से B तक जाने में 5 सेकंड लेती है, जो कि डिस्टेंस है 10 मीटर की। B से C तक जाने में भी ये 10 मीटर की डिस्टेंस को 5 सेकंड में कवर करती है, और C से D तक जाने में भी ये 10 मीटर की डिस्टेंस को 5 सेकंड में कवर करती है। यानी कि इस केस में हमने देखा कि ये जो कार है ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, बट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो यही होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। If a body covers equal distance in equal interval of time in a specific direction, then it is said to be in uniform velocity. चलिए अब देखते हैं क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम दो मेथड से चेंज कर सकते हैं। नंबर 1 इज बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज कर दें तो उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इट इज सिंपल। नंबर 2 इज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेट अस सपोज ये कार A से D तक जाती है और उसके लिए उसे 3 डिफरेंट डिस्टेंस कवर करनी पड़ेंगी। A से B तक की दूरी है 20 किलोमीटर, B से C तक की दूरी है 30 किलोमीटर और C से D तक की दूरी भी है 20 किलोमीटर। तो इस केस में क्या हुआ, अगर ये तीनों ही डिस्टेंस एक घंटे में ट्रैवल करे, यानी कि अगर ये 20 किलोमीटर को भी 1 घंटे में कवर करे और 30 किलोमीटर को भी 1 घंटे में कवर करे और अगली 20 किलोमीटर को भी 1 घंटे में कवर करे, तब इस केस में इसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी। इट मीन्स if an object cover unequal distance in equal interval of time to be in non-uniform velocity. चलिए अब देखते हैं टाइप 2। By changing the direction of motion, we can change the velocity. Let us suppose कार A पॉइंट से कोई मोशन स्टार्ट करती है और कुछ दूरी चलने पर ही उसको एक दूसरी डायरेक्शन में टर्न करना पड़ा। इससे क्या होता है, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन वेक्टर चेंज हो जाता है, जिससे कि पूरी वेलोसिटी ही बदल जाती है, क्योंकि वेलोसिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं क्या होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। When a body travels in a straight line and its velocity changes at constant rate, यानी कि जब कोई बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और उसकी वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करे, ऐसा तभी हो सकता है जब हम वहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन देते हैं। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि कार को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे बढ़ाया गया था। सिमिलरली अगर हम इस स्कूटर को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे बढ़ाएं तो A से B तक जाने में इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 2 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में ही 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड, और इस तरह ही कांस्टेंट रेट से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी। इस केस में ऐसी एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। When a body travels in a straight line and its velocity increases by unequal amount in equal time interval, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है। हमारी डेली लाइफ में हमें हर जगह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखने को मिलते हैं। जैसे कि ट्रैफिक में फंसी हुई गाड़ी, वहाँ पे हम एक्सेलरेशन तो देते हैं बट अनइक्वल अमाउंट में। वहाँ पर एक्सेलरेशन चेंज होता रहता है हर 1 सेकंड में, कभी ज़्यादा तो कभी कम। लेट अस सपोज पॉइंट A पर इस बस की वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड। पॉइंट B पर हमने इसमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया, तो अगले ही पॉइंट से इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकंड, और फिर अगले पॉइंट C पर हमने इसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया,
तब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 35 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे केस में हम अनइक्वल अमाउंट में एक्सेलरेशन दे रहे हैं, जिससे इसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है। ऐसे एक्सेलरेशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। If you are new to our channel, don't forget to subscribe it and don't forget to hit the bell icon so that you can get all the updates about our next lecture. Please share and like our video. Thanks for watching.